तो आज हम फर्स्ट यूनिट का फोर्थ सब टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है राजा राम मोहन रॉय, सोशियो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थॉट। हम सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय की बात करेंगे। राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक सोशल रिफॉर्मर हुए हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर हुए हैं। और उसके बाद हम राजा राम मोहन रॉय का सोशियो रिलीजियस और पॉलिटिकल थॉट डिस्कस करेंगे। सोशियो रिलीजियस हो गया, हम पहले तो उनका सोशल थॉट डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि सोशल थॉट के अंदर वो क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल का मतलब हो गया कि वो सोसाइटी के अंदर क्या कहते हैं, वो कास्ट सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं, वो एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं, वो वुमेन्स के बारे में क्या कहते हैं, उसके बाद वो चाइल्ड मैरिज के बारे में क्या कहते हैं। तो हम अलग अलग ग्राउंड्स पे देखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय का क्या कहना है सोशल थॉट के बारे में। उसके बाद हम उनका रिलीजियस थॉट देखेंगे। हम देखेंगे कि वो मजहब के अंदर क्या चेंजेस लाना चाहते थे, रिलीजन के अंदर उनका क्या थॉट है, क्या सोच है उनकी। और उसके बाद हम उनका पॉलिटिकल थॉट देखेंगे कि राजनीति के अंदर उनका क्या थॉट है, उनके क्या विचार हैं। तो जब मैं राजा राम मोहन रॉय की बात करता हूँ, ये 1772 में पैदा हुए थे और 1883 में मर गए। 1772 में ये कहाँ पे पैदा हुए थे? बंगाल में पैदा हुए थे। तो राजा राम मोहन रॉय जो है वो बंगाल की पर्सनैलिटी है, बंगाल के अंदर उनका जन्म हुआ था। जब मैं राजा राम मोहन रॉय की बात करता हूँ, वो एक पॉलिटिकल थिंकर थे, राइट। उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में बहुत थॉट्स दिए हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ कहा है। उसके बाद वो सोशल रिफॉर्मर थे। सोशल रिफॉर्मर का क्या मतलब है कि समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं ना, समाज के अंदर जितनी भी इवल प्रैक्टिसेस हैं, वो उसके अंदर चेंजेस लाना चाहते थे। जैसे कि उस टाइम पे हमारे यहाँ सती सिस्टम हुआ करता था। उस वक्त हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाती थी, दहेज का सिस्टम था वहां पे, कि उसी के साथ साथ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। तो बहुत सारी ऐसी इवल प्रैक्टिसेस थी उस टाइम पे, सुपरस्टिशंस थी, जिनको वो खत्म करना चाहते थे और समाज को जो है मॉडर्नाइज करना चाहते थे। तो इसलिए उनको रिफॉर्मर कहा जाता है, सोशल रिफॉर्मर। वो क्या प्रैक्टिसेस को उन्होंने खत्म किया, किस चीज की उन्होंने बात की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके अंदर आता है पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसां। जब मैं इंडियन रेनेसां की बात करता हूं तो इंडियन रेनेसां का यहाँ पे क्या मतलब है? इंडियन रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, मतलब कि एक समाज का पुनर्जन्म होना, रीबर्थ होना। मान लो हमारा समाज जो है ना 18th सेंचुरी के टाइम पे या फिर 17th सेंचुरी के टाइम पे बड़ा एक ऑर्थोडॉक्स समाज था, बड़ा सुपरस्टिशंस को हम फॉलो करते थे। जैसे कि लड़कियों को जो है वो घर पे ही रखना है, उनको पढ़ने नहीं देना है, उनको बाहर नहीं भेजना है, लड़कियों को हमेशा पर्दा सिस्टम के अंदर रहना है, लड़कियों को जो है छोटी छोटी लड़कियों को उनकी शादी करवा देनी है। मजहब के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे कि मजहब पे जब जिन औरतों के हस्बैंड मर जाते थे उन औरतों को जो है जिंदा जला दिया जाता था। विडोज का कोई रीमैरिज का सिस्टम नहीं था। तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिसेस थी हमारे समाज के अंदर, इतनी बुराइयां थी जिनको चेंज करना बहुत जरूरी था। और उस टाइम पे क्या हुआ, उन सब बुराइयों को चेंज किया गया। राजा राम मोहन रॉय जैसे थिंकर्स ने इन्होंने आवाज उठाई कि इन सब प्रैक्टिसेस को बंद किया जाए, और उन्होंने काफी सारा प्रेशर डाला गवर्नमेंट के ऊपर, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के ऊपर, कि इन सब चीजों को बंद किया जाए और हमारी सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म लाई जाए। तो मान लो एक पुनर्जन्म हो गया हो समाज का, एक ऑर्थोडॉक्स समाज जो है मॉडर्नाइज समाज की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, जहां हम अब मॉडर्नाइज है ना, हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ करवाया जा रहा है, यहाँ पे सती सिस्टम नहीं है, उस वक्त नहीं था। तो जो चेंज आई उस टाइम के बीच में और इस टाइम के बीच में, उस चेंज का जिम्मेदार कौन था, वो किसने लाई चेंज? तो वो राजा राम मोहन रॉय जैसे व्यक्तियों ने चेंज लाई, और राजा राम मोहन रॉय का उसमें सबसे ज्यादा योगदान है। इसीलिए हम राजा राम मोहन रॉय को इंडियन रेनेसां का क्या कहते हैं? पायनियर कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है मॉडर्न थिंकर। राजा राम मोहन रॉय जो है वो मॉडर्न थिंकर थे। मॉडर्न थिंकर का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो रैशनैलिटी का यूज करते थे, वो रीजन का यूज करते थे, वो लॉजिक का यूज करते थे। जैसे कि उस टाइम पे सती प्रथा सिस्टम हुआ करती थी। जो भी औरत जिसका हस्बैंड मर जाएगा, उस औरत को अपने हस्बैंड के साथ चिता पे बैठना होगा और जलकर मर जाना होगा, अपने हस्बैंड के साथ ही मर जाना है। तो ये रिलीजन के अंदर तो दिया गया था, राइट, लोग इसको फॉलो भी करते थे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग से सोचें कि क्या ऐसा करना सही था, क्या वुमेन्स को जिंदा जला देना सही था, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही नहीं था। तो ये होता है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, आप अपने रीजन का इस्तेमाल करो, अपने लॉजिक का इस्तेमाल करो कि क्या
कास्ट सिस्टम सही है? क्या वुमेन्स को एजुकेशन नहीं देना सही है? तो इसलिए जो राजा राममोहन रॉय थे वो कहते हैं कि रैशनलिटी का इस्तेमाल करो, और इसलिए वो रीजन का इस्तेमाल करते थे, वो रैशनलिटी का इस्तेमाल करते थे, वो लॉजिक का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिटिसाइज्ड इवल प्रैक्टिसेस एंड सुपरस्टिशंस, वही मतलब हो गया इसका भी कि उन्होंने जितनी भी इवल प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि सती सिस्टम था, जैसे कि कास्ट सिस्टम था, इन सब प्रैक्टिसेस को अपोज किया। जितनी भी सुपरस्टिशंस थी, सुपरस्टिशन जैसे हमारे समाज के अंदर बहुत सारे काला जादू वगैरह चलता था, काला टूना चलता था। मजहब के अंदर बहुत सारी सुपरस्टिशंस थी, कहा जाता था कि आपको ये करना है, आपको वहां पे अगले जन्म में ये होगा, पिछले जन्म में वो होगा, आपको मरने के बाद वहां पे लिया जाएगा। ये सब जो सुपरस्टिशंस थी मजहब के अंदर, उनको भी वो क्रिटिसाइज करते हैं, उसको वो नकारते हैं। उसके बाद मैं जब बात करता हूँ राजा राममोहन रॉय की, तो वो एक पॉलीमिथ थे। पॉलीमिथ का मतलब क्या है? पॉलीमिथ का मतलब होता है बहुत सारी भाषाएं जानते थे, 12 के आसपास वो लैंग्वेजेस को जानते थे, जैसे कि हिंदी जानते थे, अरबिया जानते थे, संस्कृत जानते थे, पर्शिया जानते थे, क्या बोलते ग्रीक जानते थे। तो वो सारी भाषाएं वो जानते थे, 12 के आसपास वो लैंग्वेजेस को जानते थे, इसलिए उनको जो है पॉलीमिथ कहा जाता है। और साथ ही साथ वो फाउंडर थे किसके? ब्रह्मो समाज के। उन्होंने अपना एक समाज बनाया, उसको उन्होंने कहा ब्रह्मो समाज। क्या हुआ? राजा राममोहन रॉय ने एक अपना समाज बनाया, एक अपनी मूवमेंट लॉन्च की, या फिर एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट लॉन्च की, जिसको उन्होंने ब्रह्मो समाज कहा। ब्रह्मो समाज के थ्रू वो रिलीजन के अंदर या समाज के अंदर जो है अलग अलग रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। हम ब्रह्मो समाज को अभी विस्तार से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो उसके बाद हम ब्रह्मो समाज की बात करेंगे, ब्रह्मो समाज के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि राजा राममोहन रॉय ने जो ब्रह्मो समाज बनाया था उसके अंदर क्या आता है, ब्रह्म समाज आखिर में है क्या, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो जब मैं ब्रह्मो समाज की बात करता हूं, इसको 1828 में बनाया गया था राजा राममोहन रॉय के द्वारा। पहले इसका नाम ब्रह्मो सभा रखा गया और फिर इसको बाद में ब्रह्मो समाज इसका नाम रख दिया गया, इसको चेंज कर दिया गया इसका नाम। जब मैं ब्रह्मो समाज की बात करता हूँ, ये एक रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब कि ये मजहब के अंदर रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। ये मजहब के अंदर जो सुपरस्टिशंस थी, जो मजहब के अंदर बुराइयां थी, उनको चेंज करना चाहते थे। तो इन्होंने अपना एक मूवमेंट लाया जिसको इन्होंने ब्रह्मो समाज कहा, और वो मजहब के अंदर जो है रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। उसके बाद जब मैं ब्रह्मो समाज की बात करता हूँ, तो इसके अंदर 2 प्रोमिनेंट लीडर इसके रहे हैं, एक देवेंद्रनाथ टैगोर और एक केशव चंद्र सेन। जब मैं देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करता हूं, तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने जन गण मन लिखा, उनके पिताजी थे। रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और केशव चंद्र सेन एक और लीडर थे वहां पे। ये 2 जो है काफी प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं ब्रह्मो समाज के। पहले ब्रह्मो समाज तो किसने बनाया था? राजा राममोहन रॉय ने बनाया, लेकिन राजा राममोहन रॉय ने 1828 में बनाया था ब्रह्मो समाज, राइट। तो 1833 में उनकी डेथ हो गई, तो 3 साल में वो कितना ही काम कर पाए होंगे ब्रह्मो समाज के लिए। उसके बाद किसने इसको संभाला? तो उसके बाद इन 2 लीडर्स ने ब्रह्मो समाज को संभाला। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्कार्डेड आइडल वर्शिप, मीनिंगलेस रिचुअल्स। जो ब्रह्मो समाज है ना, उसके अंदर आइडल वर्शिप को डिस्कार्ड किया गया है, और सबसे मेन मोटिव जो है ब्रह्मो समाज का वो यही है कि वो आइडल वर्शिप को नहीं मानते हैं। जो हमारे हिंदुइज्म के अंदर मूर्ति पूजा होती है ना, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट है कौन? ब्रह्मो समाज। वो कहते हैं कि मूर्तियों की पूजा नहीं होनी चाहिए। अगर एक ही गॉड है यहाँ पे और वो शेपलेस है, उसको हम बयान नहीं कर सकते कि वो ऐसा है वैसा है, तो जो मूर्ति पूजा होती है यहाँ पे, जैसे खास करके हिंदुइज्म में तो कई सारे गॉड्स हैं, उसके बाद कई सारे मूर्तियाँ बनी हुई हैं, अलग अलग गॉड्स की फोटोज बने हुए हैं, और उसके आगे अगरबत्ती वो की जाती है। तो बोलते हैं कि मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मूर्ति पूजा के वो अगेंस्ट हैं। उसके बाद मीनिंगलेस रिचुअल्स, वो बोलते हैं कि जितने भी इधर कर्मकांड रिचुअल्स होते हैं, जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं हिंदुइज्म के अंदर जो मीनिंगलेस हैं, जैसे कि अलग अलग कर्मकांड करवाए जाते हैं, ये करना है, वो करना है, हवन करवाना है, उसके बाद यहाँ पे बलि देनी है, उसके बाद आपको मंगलवार को वो करना है, ये करना है, तो वो उन सबको भी डिस्कार्ड करते हैं। उसके बाद इसके अंदर इसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ये चाहता क्या था ब्रह्मो समाज? तो ये जो है डू नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास इनकारनेशन, ये वेदास के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, ये जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है हिंदुइज्म के उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। उसके बाद ये इनकारनेशन या फिर री इनकारनेशन के ऊपर भी विश्वास नहीं रखते हैं। ये कहते हैं कोई पुनर्जन्म शनम नहीं होता, आदमी मर जाता है तो उसके बाद मर ही जाता है, कोई पुनर्जन्म के ऊपर कि इंसान दोबारा पैदा होता है मरने के बाद, उसके ऊपर कोई इनका विश्वास नहीं है। उसके बाद इसके अंदर आता है नो स्टैंड ऑन कर्मा सोल डेथ और बर्थ,
कर्मा के ऊपर इनका कोई स्टैंड नहीं है कि जो तुम करोगे वही तुम पाओगे, अगर गलत करोगे तो गलत मिलेगा, सही करोगे सही मिलेगा। तो कर्मा के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको कर्म अच्छे करने चाहिए, उसके ऊपर इनका कोई स्टैंड नहीं है। इसके ऊपर इन्होंने कोई बात की ही नहीं है। जब और उसके बाद सोल के ऊपर भी इन्होंने कोई बात नहीं की है। जब इनसे पूछा गया कि आत्मा होती है नहीं होती है, तो इन्होंने इसके ऊपर भी ज्यादा अपना स्टैंड नहीं रखा है। उसके बाद डेथ और बर्थ, मरने के बाद क्या होता है, मरने से पहले क्या होता है, इसके ऊपर भी इनका कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। जब राजा राममोहन रॉय से, जब ब्रह्मो समाज के लोगों से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, सोल क्या होती है, आत्मा क्या होती है, उसके बाद कर्मा क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि क्या रखा है इन सब चीजों में, छोड़ो ना, बाकी सबकी बात करते हैं। तो इन्होंने इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया। उसके बाद इसके अंदर आता है अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट थे ये लोग, ये कास्ट सिस्टम को बिल्कुल नहीं चाहते थे। आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे। वही मैंने बताया कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे ये लोग। ये कहते थे कि एक ही भगवान है, एक ही भगवान को तुम मूर्ति से मत पूजो, उसको तुम मन में पूज सकते हो, मतलब कि मूर्ति के थ्रू या फिर किसी सिंबल के थ्रू आप उसको मत पूजो। उसके बाद इसके अंदर आता है पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म का मतलब हो गया जो हम मल्टीपल गॉड्स की वर्शिप करते हैं ना, जैसे हिंदुइज्म में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता है। हालांकि उसके ऊपर विवाद है, 33 कोटि है करोड़ है, लेकिन हमारे यहाँ मल्टीपल्स देवता हैं, वैष्णो देवी, काली माता, ये वाली माता, वो वाले भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये जो अलग अलग भगवान है हमारे धर्म के अंदर, उसको भी ये डिस्कार्ड करते हैं। वो कहते हैं एक ही भगवान होता है, क्या तुमने अलग अलग बांट रखा है भगवानों को भी, ये वाला भगवान, वो वाला भगवान, फलाना भगवान, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं। अब मुझे अगर क्या बोलते किसी चीज के रिलेटेड दुख हो रहा है, मुझे प्रे करना है, तो मैं कौन से गॉड को प्रे करूंगा, उसको करूंगा, उसको करूंगा। तो दिस इज व्हाट द ब्रह्मो समाज फॉलोअर्स हैज बीन सेड, कि जो बहुत सारे गॉड्स हैं तो वो बहुत सारे गॉड्स के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। वो कहते हैं एक ही भगवान होता है। और जब हम बहुत सारे गॉड्स को बना देते हैं ना, तो हमारे समाज के अंदर फिर भी डाइवर्जन हो जाती है, समाज और बढ़ जाता है। कोई लोग हैं जो वैष्णो देवी की पूजा करते हैं, कोई सेक्शन सोसाइटी का ऐसा है जो काली वीर की पूजा करता है, कोई है जो शिवजी भगवान की पूजा करता है। तो इससे और समाज के अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है, लोग अपने आप को जो है बांट देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है ये ब्रह्मो समाज के लोग जो हैं वो लव के ऊपर फोकस करते हैं। वो बोलते हैं कि एक इंसान के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, लव होना चाहिए, हर किसी के साथ प्यार से मिलो जुलो, भगवान की सेवा जो है, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करना है तो बिल्कुल प्यार से करो। तो लव, द फीलिंग ऑफ लव मस्ट बी विद इन यू। उसके बाद इसके अंदर आता है गॉड। जब ये गॉड की बात करते हैं तो ये कहते हैं देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग। मैंने जैसे आपको बताया, वो कहते हैं कि एक ही भगवान है, एक ही जो है अल्टीमेट ट्रूथ है, एक ही सुप्रीम विंग है, एक ही सुपर नेचुरल पावर है, राइट। और उसी भगवान ने सब कुछ बनाया है, यूनिवर्स, हम, या फिर जितने भी क्रिएशन है वो उसी भगवान ने की है। तो वो एक गॉड की बात करते हैं। उसके बाद वो बात करते हैं स्क्रिप्चर्स की। तो वो स्क्रिप्चर्स को नहीं मानते हैं, वो वेदास को नहीं मानते हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनको नहीं मानते हैं। तो ये सब ब्रह्मो समाज के अंदर आता है। उसके बाद राजा राममोहन रॉय के पॉलिटिकल आइडियाज आते हैं। हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स के बारे में राजा राममोहन रॉय का क्या कहना था, पॉलिटिकल आइडियाज क्या है उनके, पॉलिटिकल क्या विचार हैं उनके, राजनीति के बारे में क्या विचार है उनकी। सबसे पहले वो पर्सनल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते हैं, वो व्यक्तिगत आज़ादी की बात करते हैं, और इसके अंदर वो बहुत सारे राइट्स की बात करते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं राइट टू लाइफ। वो कहते हैं कि हर किसी के पास जीने का अधिकार होना चाहिए, हर कोई खुल के जी सकता है, डिग्निफाइड लाइफ जी सकता है, राइट। उसके बाद इसके अंदर आता है लिबर्टी, आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम टू डू व्हाट वन थिंग्स फिट फॉर हिम और हरसेल्फ, राइट। वो मैं कर सकूं जो मैं चाहता हूं और जो मेरे लिए बेहतर है, जो मेरे लिए अच्छा है। अगर मुझे लगता है कि मुझे पॉलिटिशियन बनना चाहिए तो मैं बन पाऊं पॉलिटिशियन, और सरकार मुझे रोके ना ये सब करने के लिए। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी, मेरे पास प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए। अगर ये जमीन मेरी है तो मेरी ही होनी चाहिए, इसको कोई मेरे से छीन नहीं सकता। उसके बाद ये जो अलग अलग राइट्स हैं, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये मेंस के लिए भी और वुमेन्स के लिए भी, दोनों के लिए होने चाहिए। उसके बाद इसके अंदर वो बात करते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो कहते हैं कि सोचने की आज़ादी होनी चाहिए, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, राइट। उसके बाद इसके अंदर आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक व्यक्ति के पास जो है बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लग सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट उसके पास बोलने की आज़ादी तो होनी चाहिए। हाँ, वो कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे पूरे समाज के अंदर दंगे फैल जाएं या कुछ हो जाए, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के अंदर जो है बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। एक्सप्रेशन की आज़ादी होनी चाहिए, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं किताब लिख के जो है वो सरकार को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ,
मैं भूख हड़ताल करके सरकार को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, मैं अलग अलग तरीकों से जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं जो है बैनर्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, बैनर्स बना के उस पर कुछ कुछ लिख के। उसके बाद इसके अंदर आता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, मतलब कि अपने कॉन्शियस की आज़ादी होनी चाहिए। मेरी अंतरात्मा क्या कहती है, मेरा दिल क्या कहता है, उसकी आज़ादी होनी चाहिए। अगर मेरा दिल मानता है, अगर मैं अंदर से चाहता हूँ कि मैं मुस्लिम्स को सपोर्ट करूँ, मुस्लिम रिलीजन अच्छा है, तो मेरे पास वो आज़ादी है कि मैं उसको कर सकता हूँ, मैं अपने आप के मैं उसको सोच सकता हूँ, वो फीलिंग्स रख सकता हूँ। उसके बाद इसके अंदर आता है प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। मैं किसी भी रिलीजन को जो है वो प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता हूँ, उसके बाद किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता हूँ, मतलब किसी भी मज़हब का मैं प्रचार कर सकता हूँ, किसी मज़हब की मैं जो आइडियाज़ हैं उनको फैला सकता हूँ। उसके बाद इसके अंदर आता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। मैं संगठन बना सकता हूँ, जैसे मैं स्टूडेंट यूनियन बना सकता हूँ अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। उसके बाद मैं पॉलिटिकल पार्टीज बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बना दूँ और इलेक्शन लड़ लूँ। उसके बाद इसके अंदर आता है फ्रीडम टू प्रोटेस्ट इन पीसफुल मैनर। मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ सरकार के खिलाफ, जो है वो प्रोटेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को पीसफुल मैनर्स को अडॉप्ट करना होगा, पीसफुली कर सकता हूँ। ये ना हो कि मैं रेल की पटरी को आग लगा दूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पीसफुली कहीं पे बैठ के नारे लगा के जो है सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर सकता हूँ। तो ये इनकी पर्सनल और पॉलिटिकल फ्रीडम के अंदर ये कहते हैं। और इन राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए, ये राइट्स जो है इंडियन सिटीजन्स को मिल जाएं, इसके लिए इन्होंने टाइम टू टाइम कई पैटिशंस डाली ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये राइट्स जो है वो हमें प्रोवाइड किए जाएं। उसके बाद इसके अंदर सेकंड वो बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस की। वो कहते हैं कि प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि कोई कुछ भी छाप सकता है, राइट, अपने व्यूज को कोई एक्सप्रेस कर सकता है अखबार के थ्रू, न्यूज़पेपर के कॉलम में जो है वो हर किसी के व्यूज आ सकते हैं, कोई किताब के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये जो प्रेस की आज़ादी थी इसकी बात इन्होंने की। उसके बाद इन्होंने बात की सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। इन्होंने कहा कि जो जुडिशरी है, जो कोर्ट के फंक्शंस हैं, जैसे कि जुडिशियल फंक्शंस हैं और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, वो अलग अलग होने चाहिए। मतलब कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो गए जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जा रहा है, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वो सब एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो गए। और जुडिशियल फंक्शंस हो गए कि जो है न्याय दिया जा रहा है लोगों को, एग्जीक्यूटिव के जो लॉज हैं उनकी इंटरप्रिटेशन की जा रही है। तो वो बोलते हैं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल अलग अलग कर देना चाहिए, इनको सेपरेट करना चाहिए। अभी अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो जिस तरह से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो आपस में दोनों सेपरेट हैं, उसी चीज़ की वो उस टाइम पे बात कर रहे थे। उसके बाद इसके अंदर आता है जुडिशियल इक्वलिटी। जब मैं जुडिशियल इक्वलिटी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे उनका जुडिशियल इक्वलिटी से क्या मतलब है, वो कहते हैं कि जो इंडियन और ब्रिटिश जज हैं उनके बीच इक्वलिटी होनी चाहिए। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो ब्रिटिशर्स के लोग भी यहाँ पे जज थे, इंडिया के लोग भी कुछ यहाँ पे जज थे। लेकिन क्या होता था, जब एक इंडिया के बंदे का केस देखा जाता था या जब इंडिया के बंदे को किसी को सजा सुनाई जा रही है, उसका केस सुना जा रहा है, तो उसमें इंडियन जजेस भी होते थे, ब्रिटिश जजेस भी होते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स के किसी बंदे का केस सुना जाता, जब ब्रिटिशर्स के किसी बंदे को सजा देनी है, तो उस वक्त इंडियन जज इन्वॉल्व नहीं होते थे, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश जज होते थे। तो उन्होंने कहा कि यार तुम हिंदुस्तानियों के लिए जब जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हो, जब उनको जुडिशरी में लाया जाता है तो उनके लिए तो हम दोनों जो है उनको उनकी सुनवाई करते हैं, लेकिन जब तुम्हारे अंग्रेजों को सजा देनी है, उनके लिए कोई कोर्ट में फैसले करने हैं, तो तुम उनका खुद ही देख लेते हो और निपटा देते हो उनको। तो वो उस चीज़ की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पे इक्वलिटी होनी चाहिए इंडियन और ब्रिटिश जजेस के बीच में। उसके बाद इसके अंदर आता है ट्रायल ऑफ जूरी। ट्रायल ऑफ जूरी का यहाँ पे मतलब क्या है, पैनल ऑफ जजेस होना चाहिए। जब भी किसी केस को सुना जा रहा है, जब हियरिंग हो रही है एक, राइट, मान लो मैंने कोई जुर्म किया है, मैं कोर्ट में जाता हूँ, कोर्ट में जज मेरा केस सुन रहा है, तो वो कहते हैं कि एक ही जज नहीं होना चाहिए कोर्ट में जो केस सुन रहा हो, 4-5 जज होने चाहिए, 2-3 जज होने चाहिए, एक पैनल होना चाहिए जजेस का, ताकि वो सब मिलके एक केस को सुने, ताकि वो इफेक्टिव या फिर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सके और एक इंप्रूवमेंट आ सके डिसीजन मेकिंग में। क्योंकि एक जज जो है वो गलत भी हो सकता है, तो 4-5 जज जो मिलके जब डिसीजन लेते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट होती है। उसके बाद इसके अंदर आता है इंटरनेशनलिस्ट और ह्यूमनिस्ट। राजा राम मोहन राय जो है वो सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं थे, एक नेशनलिस्ट ही नहीं थे, बल्कि वो इंटरनेशनलिस्ट थे। यहाँ पे इंटरनेशनलिस्ट का क्या मतलब है, वो किसी देश से नफरत नहीं करते थे, वो अपने आप को ज़्यादा इंडियन नहीं बताते थे, अपने आप को ज़्यादा भारतीय नहीं बताते थे। वो कहते थे कि दुनिया के सब लोग जो है वो एक जैसे हैं, सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए,
अगर मैं भारत का हूँ, कोई अमेरिका का है, तो वो भी मेरा भाई है। हम सब लोग भाई हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई। हम पाकिस्तानी, चीनी, अमेरिकन, जो है ब्रिटेन के लोग, हिंदुस्तानी लोग, सब भाई भाई हैं। तो सबके बीच वो प्यार मोहब्बत की बात करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि मैं इंडियन हूँ और मैं पाकिस्तान के लोगों से नफरत करूंगा, मैं चीन के लोगों से नफरत करूंगा, मैं अमेरिका के लोगों से नफरत करूंगा क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। वो कहते थे कि हम सब लोग एक ही हैं, हम सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। उसके बाद वो अमंग रिलीजन्स भी जो है यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मजहब के अंदर भी हमें जो है सब लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मिलजुल के रहना चाहिए, एक मोहब्बत होनी चाहिए सभी के बीच। उसके बाद वो ह्यूमनिस्ट थे। वो ज़्यादा फोकस ह्यूमन के ऊपर डालते थे। वो कहते थे कि इंसान की कदर करो, ना कि किसी और की कदर करो। तो बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो इंसान के ऊपर डालते थे। वो ज़्यादा जो है इंसान की कदर करते थे। तो ये सब पॉलिटिकल आइडियाज़ थे किसके? राजा राममोहन रॉय के। जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनकी, उन सबको हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अभी हम उनका सोशियो रिलीजियस थॉट जो है डिस्कस करेंगे। तो अब हम राजा राममोहन रॉय का जो है वो सोशियो रिलीजियस थॉट डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि राजा राममोहन रॉय सोशियो रिलीजियस थॉट के अंदर आप क्या कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे सोशियो रिलीजियस थॉट का ये मतलब है, सबसे पहले तो वो सोशल की बात कर रहे हैं, राइट। वो देख रहे हैं कि समाज के अंदर क्या बुराइयां हैं और वो समाज के अंदर क्या चीजें चेंज करना चाहते हैं, समाज के बारे में उनकी क्या सोच है, समाज के सिस्टम के बारे में, सोशल चीजों के बारे में उनकी क्या सोच है। उसके बाद रिलीजियस थॉट, रिलीजियस का थॉट का मतलब यहाँ पे रिलीजन के बारे में क्या कहते हैं वो, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीजन की। जब वो रिलीजन की बात करते हैं ना, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वो मल्टीपल गॉड्स को अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारे धर्म में अलग अलग गॉड्स है ना, बहुत सारे गॉड्स हैं, ये नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक ही गॉड है। वो मोनोथिज्म की बात करते हैं। मोनो का मतलब होता है वन और थीज्म का मतलब होता है गॉड। पॉली का मतलब होता है दो से ज्यादा और थीज्म का मतलब होता है गॉड। तो वो पॉलीथीज्म को, मतलब बहुत ज्यादा गॉड्स को अपोज करते हैं और मोनोथिज्म का कंसेप्ट देते हैं। वो कहते हैं एक ही गॉड होना चाहिए और एक ही गॉड है और एक ही गॉड को हमें मानना चाहिए। उसके बाद वो बात करते हैं अपोज्ड आइडल वर्शिप इनकारनेशंस। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि जो भगवान है उसकी कोई फॉर्म नहीं है, वो फॉर्मलेस है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई अवतार नहीं है, उसकी हम मूर्ति के थ्रू पूजा नहीं कर सकते। इसलिए वो मूर्ति वर्शिप को, मतलब कि जो मूर्ति पूजा है, जो सिंबल्स के थ्रू पूजा की जाती है, उसको अपोज करते हैं। उसके बाद वो इनकारनेशंस को अपोज करते हैं। वो कहते हैं कोई अवतार नहीं होता। जैसे कहा जाता है कि ये राम का अवतार है, ये उसका अवतार है, ये इसका पुनर्जन्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो इन सब चीजों को अपोज कर देते हैं। उसके बाद वो स्क्रिप्चर्स, जो हमारे वेदास हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको एज ए अल्टीमेट अथॉरिटी एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम वेदास को अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अगर वेदास के अंदर कास्ट सिस्टम दिया गया है और अगर वो गलत है तो हमें उसको गलत मानना चाहिए, उसको अपोज करना चाहिए, क्योंकि वेदास अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि वेदास इंसान के द्वारा लिखे गए हैं, भगवान के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, इसलिए वेदास को वो अपोज करते हैं। उसके बाद वो बात करते हैं किसकी? कर्मा एंड सोल। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, ये जो कर्म है, ये जो सोल है, इसके ऊपर वो अपना स्टैंड ही नहीं लेते हैं कोई। उसके ऊपर वो ना ही आत्मा की बात करते हैं, ना ही वो मरने के बाद क्या होगा उसकी बात करते हैं, ना ही वो कर्मा की बात करते हैं कि कर्मा अच्छे करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्या अच्छा करने से अच्छा मिलता है। तो इस चीज़ की भी वो बात नहीं करते हैं। जब उनसे ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि छोड़ो, क्या रखा है इन सब में, काम की बात करो ना। तो इन सब की वो इस तरह से बात करते हैं। वो ये सब कहते हैं रिलीजन के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे सोशल, कि उनका सोशल थॉट क्या था, वो समाज के अंदर क्या चेंजेस लाने चाहते थे, समाज के बारे में उनका क्या पर्सपेक्टिव था, सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में क्या उनका पर्सपेक्टिव था। तो सबसे पहले जब मैं सोशल थॉट की बात करता हूं, उसके बाद उसके अंदर वो सती एवोल्यूशन की बात करते हैं। मतलब कि जिस भी वुमेन का पति उस टाइम पे मर जाता था, उस वुमेन को उसी पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था हिंदूज के अंदर, हिंदुइज्म के अंदर। तो राजा राममोहन रॉय ने 1818 में कैंपेन स्टार्ट की सती सिस्टम के अगेंस्ट। तो 1818 के बाद उन्होंने क्या किया, अपने कुछ वॉलंटियर्स बनाए, अपना एक ग्रुप बनाया। जहां पे भी किसी को सती किया जाता था, जहां पे भी किसी वुमेन को जलाया जा रहा है, अगर उसका हस्बैंड मर गया है,
तो वो वहां पे पहुंच जाते थे अपने फॉलोअर्स को लेके, अपने वॉलंटियर्स को लेके, और वहां पे उस चीज को अपोज करते थे। तो इस तरह से उन्होंने जो है इसके लिए काफी काम किया, और फिर फाइनली 1829 में उन्होंने सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अलग अलग पेटिशंस लगाई, उन्होंने काफी फोर्स किया उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फाइनली 1829 में सती सिस्टम को बंगाल के अंदर खत्म कर दिया गया। इसको सिमिलर टू मर्डर बना दिया गया कि अगर कोई भी अगर सती सिस्टम को फॉलो करेगा या सती प्रथा को प्रैक्टिस करेगा तो वो मर्डर का इल्जाम उसके ऊपर लगा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 1829 में फाइनली सती सिस्टम को खत्म कर दिया गया। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है राजा राममोहन रॉय का हमारी हिस्ट्री के अंदर, और सती जैसी इवल प्रैक्टिसेस को खत्म करने के अंदर राजा राममोहन रॉय का काफी ज्यादा योगदान है। और हालांकि सती सिस्टम को खत्म ही उन्होंने करवाया है। उसके बाद इसके अंदर वो अगेंस्ट कास्ट सिस्टम थे, वो कहते थे कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए समाज के अंदर, कास्ट सिस्टम से अनटचेबिलिटी होती है, तो अनटचेबिलिटी के भी खिलाफ थे। वो कहते थे कि हर कोई बराबर है और कास्ट सिस्टम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं। सोशल इक्वालिटी का मतलब हो गया कि सामाजिक इक्वालिटी होनी चाहिए। वही बात होगी कि समाज के अंदर किसी का रंग गोरा है या काला है, कोई लंबा है या छोटा है, कोई मोटा है या पतला है, कोई क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, इस तरीके से उनका भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी को इक्वालिटी होनी चाहिए, हर कोई जो है बराबर होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर विडो मैरिज की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिन वुमेन्स के पति मर जाते हैं उनको जो है दोबारा शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद वो बात करते हैं वुमेन एजुकेशन की। वुमेन एजुकेशन का मतलब हो गया कि लड़कियों को भी शिक्षा दी जाए। उसके बाद वो बात करते हैं नो चाइल्ड मैरिज की, कि बच्चों की शादी मत करवाओ, छोटी छोटी बच्चियों की शादी मत करवाओ। इसी के साथ वो डोरी के अगेंस्ट भी थे। उसी के साथ साथ वो एजुकेशन के अंदर वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए इंडियंस को। वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन का क्या मतलब हुआ? वेस्टर्न हो गया जो वेस्ट की एजुकेशन है, और साइंटिफिक हो गया जिस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं, जो साइंटिफिक है, तो वो एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए यहाँ पे। तो ये सब वो अपने सोशियो रिलीजियस थॉट के अंदर कहते हैं। जब मैं रिलीजियस थॉट की बात कर रहा था ना उनके, तो उन्होंने रिलीजियस थॉट के लिए ही इन सब चीजों को चेंज करने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए उन्होंने अपना ब्रह्मो समाज बनाया था। उसके बाद उन्होंने सोशल सिस्टम को भी चेंज करने की कोशिश की, उन्होंने सती सिस्टम को खत्म किया। तो इस तरह से उन्होंने सोशल रिलीजियस थॉट के अंदर कंट्रीब्यूट किया। तो हमारे जो राजा राममोहन रॉय थे वो एक रिफॉर्मर थे। उन्होंने हिंदुस्तान के समाज को जो है एक नई दिशा दी। तो जो हमारे इंडिया में मॉडर्नाइजेशन हुई उसका फादर कहा जाता है। उनको इस चीज का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है कि जो समाज के अंदर बुराइयां चल रही थी, इवल प्रैक्टिसेस चल रही थी, उन्होंने उसके खिलाफ अपना रोष वहां पे जमाया, उसके खिलाफ वो खड़े हुए और हमारे समाज के अंदर उन्होंने मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट लाया। उन्होंने सारी उन इवल प्रैक्टिसेस को खत्म करने की ठानी, और उनमें से उन्होंने कुछ की भी, और उन्होंने खास करके इन सब प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट लड़ने के लिए कुछ बीज बो दिए, जिसके बाद काफ़ी सारे लोग आए जिन्होंने राजा राममोहन रॉय से इंस्पिरेशन लेते हुए उन सब चीज़ों के खिलाफ, उन बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये सब था राजा राममोहन रॉय के पॉलिटिकल थॉट के अंदर, सोशल रिलीजियस और पॉलिटिकल थॉट के अंदर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट यूनिट में। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नई वीडियो में। तब तक आप सबको धन्यवाद।